क्रिया तक एक महत्वपूर्ण पाठ है और इस पाठ को समझना हमारे लिए आवश्यक है। यदि मुझे परीक्षा देनी हो और सूर्य तत्व के बारे में लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा? उसी बात को मैं बोल देता हूँ। आप समझने का काम करना। मैं साधारण भाषा में लिखूंगा। सबसे पहले सूर्य तत्व और उसके अर्थ और परिभाषा। पृथ्वी सूर्य तत्व पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा या सौर विकिरण को सूर्यातप कहते हैं। यह जो है लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्राप्त होता है। सूर्य ही हमारी पृथ्वी को ऊर्जा देते हैं, जिसके चलते हवाएं चलती हैं, वर्षा होती है, यहाँ जीवन संभव हो पाया है। और सूर्य से विकिरित ऊर्जा का मात्र हमें 0.0005% या 5 अरबवां भाग ही हम तक पहुंचता है। अब क्या है कि विभिन्न विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है, लेकिन सभी का अर्थ प्राय एक ही है। हार्वर्ड जे के क्रिचफील्ड के अनुसार सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। वहीं टार और मार्टिन के अनुसार सूर्य से विकिरित ऊर्जा का वह भाग जो पृथ्वी को प्राप्त होता है सूर्यातप कहलाता है। थॉमस ब्लेयर ने कहा कि सूर्य से विकिरित ऊष्मा जो पृथ्वी को प्राप्त होती है सूर्यातप कहलाता है। तो आपने अभी देखा, ये हावर्ड जे क्रिचफील्ड हो, टार या मार्टिन हो, थॉमस ब्लेयर हो, सभी ने यही बात कही कि सूर्य से जो ऊष्मा निकलती है और उन ऊष्माओं में से जितनी ऊष्मा धरातल तक पहुंचती है उसी को सूर्यातप कहते हैं। सूर्यातप जो है उससे जो ऊर्जा मिलती है हमें, उस ऊर्जा का स्थानांतरण भी होता है। ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वह 3 विधियों से या कई विधियों से होती है। हम 3 विधि नहीं कहें तो उन विधियों को हम यहाँ पर समझने का काम सबसे पहले करते हैं। पहला है विकिरण। सूर्य से सीधे रूप से प्राप्त गर्मी को विकिरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में सूर्य से ऊष्मा सीधे चलकर धरातल पर पहुंचती है। यह लघु विद्युत तरंगों के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य से होने वाले इस विकिरण को सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य के समान ही पृथ्वी से भी ऊष्मा का विकिरण होता है, जिसे पार्थिव विकिरण कहा जाता है। यह विकिरण दीर्घ विद्युत तरंगों के माध्यम से होता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती है उसे सौर विकिरण, और पृथ्वी से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती है वह लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में हम तक पहुंचती है, और पृथ्वी से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह दीर्घ तरंगों के माध्यम से होता है। अब बात आती है संचलन की। संचलन क्या है कि जब दो असमान ताप वाले पिंड, असमान ताप मतलब एक गर्म और दूसरा ठंडा मिल जाए और दोनों का संपर्क हो जाए, तो इस प्रक्रिया में जो ठंडा पिंड है वह गर्म पिंड के संपर्क में आने के बाद गर्म होने लगता है, और वह तब तक गर्म होता है जब तक दोनों का तापमान एक जैसा नहीं हो जाता है। तो एक गर्म पिंड और दूसरा ठंडा पिंड के आपस में गर्म होने की प्रक्रिया को संचलन कहते हैं। अब बात आती है संवहन की। संवहन क्या है? संवहन क्या है कि सूर्य से सीधे रूप से प्राप्त गर्मी से जब धरातल गर्म हो जाती है तब इससे लगी हवा भी गर्म हो जाती है और वह हल्की होकर सीधा ऊपर जाती है। ध्यान दीजिएगा, हवा गर्म होकर यदि सीधे ऊपर जाती है तो इसे संवहन कहते हैं। लेकिन यही प्रक्रिया जब सूर्य की गर्मी से
सीधे रूप से प्राप्त गर्मी से जब धरातल गर्म हो जाती है और इससे लगी हवा भी गर्म हो जाती है और वह क्षैतिज चलने लगती है, मतलब सीधे चलने लगे, ऊपर नहीं, वह बाएं चले, दाएं चले, उत्तर चले, दक्षिण चले, पूरब चले, पश्चिम चले, तो इसको अभिवहन कहते हैं। उसके बाद बात आती है अवशोषण की। अवशोषण में क्या होता है कि सूर्य से जो ऊष्मा आती है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, ये गैसें वायुमंडल में ही सूर्य की ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है, जिससे वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिसे अवशोषण कहते हैं। फिर बात आती है परावर्तन की। परावर्तन से भी ऊष्मा का परावर्तन होता है। सूर्य से सीधे रूप से प्राप्त गर्मी से जब धरातल से यह वापस लौटती है तो इसे परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का कार्य प्रायः जहां पर बर्फ है, बर्फ से सूर्य की रोशनी वापस लौटती है, महासागरों के ऊपरी परत से भी कहीं कहीं यह वापस लौटती है, जिसको परावर्तन कहते हैं। फिर बात आती है परिकिरणन की। हवाओं में तैरने वाले विभिन्न तत्वों जैसे जलवाष्प है, धूल कण है, इनके द्वारा ऊष्मा का अवशोषण कर लिया जाता है और वे तत्व क्या होते हैं, हवा में तैरते रहते हैं। ये गर्म होकर के एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, जिससे ऊष्मा का या ताप का परिकिरणन होता है। सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, आज उसके बारे में जानकारी हासिल करूंगा। तो सबसे पहले है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी का परिक्रमण पथ जो है वह अंडाकार है, इस कारण साल के कुछ दिन पृथ्वी सूर्य से नजदीक हो जाती है, जिसे अपसौर कहते हैं, जबकि कुछ दिनों तक सूर्य से दूर हो जाती है, जिसे उपसौर कहते हैं। उपसौर के अपेक्षा पृथ्वी को अपसौर से अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। दूसरी बात है अक्षांशों का प्रभाव या सूर्य किरणों का कोण। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है और यह प्रतिदिन अपने अक्ष पर घूमती रहती है, जिसे हम घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। इस झुकाव के कारण सूर्य के साथ अलग अलग जगहों में अलग अलग कोण बनता है, जिससे सूर्यातप प्रभावित होता है। विषुवत रेखा पर यह सीधा होता है तथा जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं यह तिरछा होता चला जाता है। इस कारण जहां दूरी कम तय करना होता है वहां पर सूर्यातप अधिक, और जहां अधिक दूरी तय करनी होती है वहां पर सूर्यातप कम होता है। यही कारण है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं उष्णता कम होती जाती है और विषुवत रेखा पर अत्यधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है। और तीसरा जो कारण है वह है दिन की अवधि या दैनिक सूर्य प्रकाश की अवधि। दिन की अवधि से भी सूर्यातप प्रभावित होती है। यदि दिन की अवधि लंबी होती है तो सूर्यातप अधिक और कम होने पर कम प्राप्त होता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर दक्षिणायन क्षेत्र में दिन की लंबाई कम होती है तथा उत्तरायण में दिन की लंबाई अधिक होती है। इस कारण उत्तरायण के समय उत्तरी गोलार्ध में अधिक एवं दक्षिणायन के समय में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। उसके बाद है सौर कलंकों की संख्या। सौर कलंक जो है सूर्य पर पाए जाते हैं और ये काले रंग के धब्बे होते हैं। इसकी संख्या प्रत्येक 11 वर्षों में घटती है, बढ़ती है। यदि यह बढ़ता है तब सूर्यातप की मात्रा बढ़ जाती है और यदि यह घटता है तो मात्रा घट जाती है। उसके बाद है धरातल का स्वभाव। आर्द्र गर्म भागों पर आसमान साफ रहने के कारण सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है। इस कारण वहां अधिक गर्मी, जबकि बर्फाच्छादित क्षेत्रों में सूर्य की किरणें परावर्तित हो जाती है, जिस कारण वहां कम ऊष्मा मिलती है। धूल धुआं वाले क्षेत्रों में भी ऊष्मा का
परिप्रणन होता है। अब बात आती है स्थल एवं जल का प्रभाव। सूर्य की किरणें सागर में 20 मीटर तक अंदर चली जाती है, जबकि स्थलीय भागों में यह बहुत ही कम दूरी तय कर पाती है। इस कारण धरातल शीघ्र एवं सागर देर से गर्म होता है। उसके बाद है वायुमंडलीय पारदर्शिता। आसमान यदि साफ सुथरा बादल रहित हो तब अधिक मात्रा में उष्मा की प्राप्ति होती है, जबकि बादल वाले दिनों में कम उष्मा मिलती है। सूर्यातप का पृथ्वी पर वितरण। सूर्यातप का वितरण का अक्षांशों के साथ बहुत ही नजदीक का संबंध रहा है। सूर्यातप का अधिकतम मात्रा भूमध्य रेखा के नजदीक तथा ध्रुवों की ओर यह धीरे धीरे घटता चला गया है। सूर्यातप के वितरण के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से सूर्यातप का मात्रा घटता है। बादलों के अभाव के कारण उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में अत्यधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा के नजदीक मेघमयता के कारण अपेक्षाकृत कम सूर्यातप प्राप्त करता है। पृथ्वी पर वार्षिक सूर्यातप की प्राप्ति की विभिन्नता के आधार पर पृथ्वी को 3 मंडलों में बांटा गया है। जैसा आप लोग जानते हैं, निम्न अक्षांशीय मंडल, मध्य अक्षांशीय मंडल और उच्च अक्षांशीय मंडल। निम्न अक्षांशीय मंडल के तहत यदि हम बात करें कि कौन सा क्षेत्र पृथ्वी की आती है, तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो भाग है वह निम्न अक्षांशीय मंडल के अंतर्गत आता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तब भूमध्य रेखा के कर्क रेखा के बीच, भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच से अधिक उष्मा की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि सूर्य उत्तरायण होते हैं तब भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच भूमध्य रेखा को अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, अधिक उष्मा मिलती है। लेकिन जब दक्षिणायन होते हैं तो विषुवत रेखा से मकर रेखा वाले के बीच में जो भाग अवस्थित है पृथ्वी की, वहां पर उष्मा की प्राप्ति अधिक होती है। उसके बाद बात आती है मध्य अक्षांशीय मंडल। यह मंडल जो है 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में अवस्थित है। मकर संक्रांति के समय में क्या होता है कि दक्षिणी मध्य अक्षांशीय मंडल को और कर्क संक्रांति के समय में उत्तरी मध्य अक्षांशीय मंडल को अधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है। और फिर आती है बात उच्च अक्षांशीय मंडल, जो ध्रुव मंडल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर वर्ष के कुछ दिनों तक ही केवल धूप चमकती है, धूप दिखाई पड़ती है। यहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। यहाँ पर सूर्यातप की प्राप्ति बहुत कम होती है।